इस वीडियो में हम सेट थ्योरी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं सेट होता क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct object considered as an object in its own right। ये हमारा सेट का डेफिनेशन है। क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन राइट। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए पहले तो हमें देखना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कलेक्शन क्या होता है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर हमको कैटेगराइज करें, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करें तो हमें दो कैटेगरी मिलती है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट की, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की। एक कैटेगरी और होती है जिसमें हमारा आता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। और हमारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे नंबर्स, सिंबल, शेप, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को ही लेकर चलेंगे। खास करके हमें आगे नंबर्स में ही डील करना है तो हम नंबर्स को अपना ऑब्जेक्ट लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं कि कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है। कलेक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि हमें कोई कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है। मतलब हमें कंडीशन दिया गया है, हमारा कंडीशन बताएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट को सिर्फ कलेक्ट कर लेना। कोई कंडीशन नहीं है कि कौन से ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, कौन से ऑब्जेक्ट को कलेक्ट नहीं करना है। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ कलेक्ट कर लेना है। तो ये हम कलेक्शन नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारे यूज का कलेक्शन नहीं है। हम देखेंगे इस कलेक्शन को, जब कोई कंडीशन दे दिया जाता है तब जो कलेक्शन हमें मिलता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम दो कंडीशन लेकर देखते हैं कि कलेक्शन मिलता कैसा है। पहला कंडीशन ये ले लेते हैं कि नेचुरल नंबर लेस देन 5। पहला कंडीशन ये हो गया, ठीक। वही देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है ये? हमें कलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को। कौन से ऑब्जेक्ट को? नेचुरल नंबर के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है जो कि 5 से छोटा होगा। तो हमारे पास बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं। जब हम उनको कलेक्ट करने जाएंगे तो उसमें हम हर ऑब्जेक्ट के लिए हम अपना कंडीशन देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1 के लिए देखेंगे तो 1 हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है। 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया है। अगर ऑब्जेक्ट इस कंडीशन को
सेटिस्फाई करता है या क्वालिफाई करता है तो हमारे कलेक्शन में आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो हमारे कलेक्शन में नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को अपने कलेक्शन में लेना है कि नहीं लेना है। अब दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, एक कंडीशन और लेते हैं। सपोज करो एक क्लास है, उसमें 5 स्टूडेंट हैं। 2 टीचर्स को बोला गया, एक एक्स नाम का टीचर है, एक वाई नाम का टीचर है। 2 टीचर्स को बोला गया कि स्टूडेंट को कलेक्ट करो। कंडीशन क्या रहेगा? गुड स्टूडेंट को कलेक्ट करो। अब पहला टीचर जाएगा, वो ए सी ई को कलेक्ट कर लिया। दूसरा टीचर जाएगा, वो बी और डी को कलेक्ट कर लिया। अब पहले टीचर ने कंडीशन को फॉलो करते हुए ये कलेक्शन बना लिया और दूसरे टीचर ने कंडीशन को फॉलो करते हुए ये कलेक्शन बना लिया। कंडीशन दोनों फॉलो किया है। तो हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सही है हमारा। हम अपनी कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। अब हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग जो एक्स का कलेक्शन आया है उसमें ए जो है गुड है, सी गुड है और ई जो है गुड है। मतलब पहले टीचर्स के नज़र में बी और डी जो है गुड नहीं है। अब दूसरा टीचर जाता है, दूसरा टीचर भी यही कंडीशन को फॉलो किया और उसने जो कलेक्शन बनाया वो बी और डी को बनाया अपने कलेक्शन में। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये कंडीशन यहाँ पर बोल रहा है कि बी और डी ये भी गुड हैं। यहाँ पर हमारा कंडीशन बोला बी और डी जो है गुड नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है गुड है। मतलब हमारा कंडीशन एक ही ऑब्जेक्ट के लिए 2 आउटपुट दे रहा है। मतलब ये हमारा प्रिसाइज नहीं है, ये हमारा कंडीशन जो है प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज नहीं है मतलब ये एक्यूरेट नहीं है। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्यूरेट नहीं है। इसके एक ही ऑब्जेक्ट के लिए 2 आउटपुट आ रहे हैं। तो हमारा कंडीशन जो हो गया वो प्रिसाइज नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? नॉन प्रिसाइज कंडीशन बोल देंगे। और ये कंडीशन जो हमारा है ये प्रिसाइज है, इसमें हम एक ही आउटपुट मिल रहा है। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए एक ही आउटपुट हो सकता है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या तो नहीं करेगा। तो ये हमारा कंडीशन जो हो जाएगा प्रिसाइज कंडीशन हो जाएगा। तो हमने देखा कि कलेक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने का प्रोसेस होता है। ऑब्जेक्ट को हम 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो किसी पार्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करके हम ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने के लिए बोल दिया गया है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। हमें इसको देखना है कि कंडीशंस क्या हो सकते हैं। हमने तो कंडीशन लिया, उसके थ्रू हमने ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया, तो हमें वहाँ पे 2 टाइप के कंडीशन मिले। एक तो प्रिसाइज कंडीशन, एक नॉन प्रिसाइज कंडीशन। प्रिसाइज कंडीशन क्या होगा? जहाँ पे हम हर ऑब्जेक्ट के लिए मेंबरशिप डिसाइड कर पा रहे होंगे कि ये हमारे कलेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन में होगा या नहीं होगा। हम ये डिसाइड कर पा रहे होंगे कि ये हमारे कलेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा या नहीं जाएगा। जो नॉन प्रिसाइज ऑब्जेक्ट कंडीशन होता है उसमें हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमारे कलेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये जो प्रिसाइज कंडीशन से जो हमारा कलेक्शन बनता है ना, वही वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा डेफिनेशन क्या था सेट का। सेट का डेफिनेशन था सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। और ये क्या है? ये हमें क्या मिला? ये भी तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट का है, तो यही हमारा सेट हो जाएगा। इसी को हम लोग सेट बोलेंगे। तो हमने देखा कि जो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, जो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है
यहाँ पर देखते हैं जो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसके लिए हमें प्रिसाइज कंडीशन एक प्रिसाइज कंडीशन की ज़रूरत होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाने के लिए। प्रिसाइज कंडीशन का क्या मतलब हो जाएगा कि हमारा जो कंडीशन होगा उसके बिहाफ पर हम जब कलेक्ट कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट को तो ये डिसाइड कर पा रहे होंगे कि वो हमारे कलेक्शन में ऑब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। मतलब वहाँ पे हम लोग मेंबरशिप डिसाइड कर पा रहे होंगे और जो हमारा कंडीशन होगा वो लॉजिकल होगा, मतलब प्रिसाइज होगा, एक्यूरेट वैल्यू आएगी उसकी। तो हमने क्या देखा, वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाने के लिए हमें प्रिसाइज कंडीशन की ज़रूरत होती है। नॉन प्रिसाइज कंडीशन होगा तो हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो अभी हमने जो कलेक्शन देखा, जो कंडीशन देखा, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो इसके थ्रू हमने जो कलेक्शन बनाया 1 2 3 4, एक कलेक्शन हमारा क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और हमारा सेट का डेफिनेशन है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसी को हम लोग सेट बोलेंगे। मतलब सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वेल डिफाइंड हमें कलेक्शन कैसे मिलता है, उसके लिए हमें प्रिसाइज कंडीशन की ज़रूरत होती है। कंडीशन प्रिसाइज होना चाहिए, ये याद रखना कि कंडीशन जो है हमारा प्रिसाइज होना चाहिए। इट मस्ट बी प्रिसाइज। अब चाहे हम आगे चल के इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल देते हैं, कलेक्शन की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल देते हैं, चाहे कंडीशन लिखें या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिखें। अब हम देखते हैं सेट का नोटेशन, क्योंकि सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन हमें मिल गया, इसी को सेट बोलेंगे। लेकिन सेट को लिखेंगे कैसे, तो सेट का नोटेशन देखते हैं। तो जो हमें ऑब्जेक्ट मिले हैं कलेक्शन में उनको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो यही हमारा सेट का नोटेशन है। मतलब हमारा जो वेल डिफाइंड कलेक्शन में ऑब्जेक्ट हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के कॉमा से सेपरेट कर देंगे, वही हमारा सेट का नोटेशन हो जाएगा। मतलब सेट ऐसे लिखा जाएगा। और इस पूरे कलेक्शन को एक नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हो आप, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, कैपिटल लेटर से हम नाम देते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, मेंबरशिप सिंबल क्या होता है। जैसे अभी हम कलेक्शन बना रहे थे, ये इस कंडीशन पे कलेक्शन बना रहे थे, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे थे, मतलब नेचुरल नंबर को कलेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने हर नेचुरल नंबर के लिए एक कंडीशन चेक किया, जो नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था वो हमारे कलेक्शन में आ रहा था। जो नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था उसको हमने अपने कलेक्शन में नहीं लिया। अगर कोई पूछे कि क्या 5 इस कलेक्शन में है, इस कंडीशन से जो कलेक्शन बनेगा क्या 5 उसमें रहेगा, 5 को लेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं लेंगे क्योंकि 5 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर कोई बोले कि 5 है कलेक्शन में, आप बोलोगे नहीं है। तो इस चीज़ को आप
सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अगर कोई पूछता है इज 5 इन द कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4, हम बोलेंगे नहीं, 5 जो है इस कलेक्शन में नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4। इस सिंबल का कैसे बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, या बोलते हैं इज नॉट अ मेंबर ऑफ। या अब इस पूरे होल कलेक्शन को लिखने के बजाय हमें लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं। कलेक्शन का पूरा जो नाम दिया गया है वो ए दिया गया है, सेट का नाम लिख सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, या 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर कोई पूछे कि क्या 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो आप बोलोगे कि हाँ कर रहा है। तो अगर बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट किसी सेट में, तो उस चीज़ को हम कैसे सिंबल में लिखेंगे? उसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे। और इस सिंबल को हम लिखते कैसे हैं? बिलोंग्स टू, या इज अ मेंबर ऑफ। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे सिंबल का यूज देखते हैं। एग्जाम्पल है, हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का सेट अगर हमें बनाना है तो हमें पता है 2 4 6 8, ये क्या होता है? इवन नंबर का सेट होता है। जब हमारे कलेक्शन में ऑब्जेक्ट्स जो है बहुत सारे आ जाते हैं, या ऑब्जेक्ट ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं, हमारे कलेक्शन में आते जाते हैं वो हमारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें उसको लिखना पॉसिबल नहीं है। तो हम उसका, अगर उसका एक डेफिनेट पैटर्न है, तो हम वहाँ पे उसके कुछ एलिमेंट्स को लिख के उसके बाद ट्रिपल डॉट लगा देते हैं। इससे ये ट्रिपल डॉट कब लगता है? जब हमें पैटर्न पता होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है, हमें पता होता है कि इसी पैटर्न में आगे कंटिन्यू है, तो हम यहाँ पे ट्रिपल डॉट लगाते हैं। ये हमारा क्या है? नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, मतलब सेट है। अगर कोई बोलता है कि क्या 7 इस कलेक्शन में है, हम बोलेंगे नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको अगर हम नाम दे देते हैं तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर कोई पूछता है कि 12 क्या इस कलेक्शन में, इस सेट में 12 बिलोंग करेगा, तो हम बोलेंगे हाँ। इस पैटर्न में अगर आगे जाएंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करके, तो हमें 12 भी मिलेगा। तो मतलब इस कलेक्शन में हमारा 12 आएगा। इस चीज़ को हम लिखेंगे 12 बिलोंग्स टू ए। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके सेट को फॉर्म करते हैं। हमारे पास क्या है? ए बी सी डी 4 सेट बनाने हैं हमें। हर सेट के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी दी गई है। ए सेट फॉर्म करना है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? प्राइम नंबर्स लेस दैन 20। मतलब हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं कलेक्शन में, प्राइम नंबर्स को कलेक्ट करना है जो 20 से छोटे हैं। तो कलेक्ट करेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। तो हमारे कलेक्शन में, हमारे सेट में कितने प्राइम नंबर्स आ गए? ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए जो कि 20 से छोटे हैं। अब दूसरे सेट के लिए क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? इवन प्राइम नंबर का कलेक्शन बनाना है। तो हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ यही होता है। अब तीसरा सेट जो बनाना है वो, उसके लिए क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? रियल नंबर्स होज स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब ऐसे रियल नंबर्स का कलेक्शन बनाना है जिनका स्क्वायर जो है -1 हो जाए। ऐसे रियल नंबर्स का कलेक्शन बनाना है जिनका स्क्वायर -1 हो जाए।
तो इसमें हमें कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? जैसा कि हमें रियल नंबर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो जीरो से बड़ा है, मतलब नॉन नेगेटिव आएगा। नेचुरल नंबर रियल नंबर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि किसी भी रियल नंबर्स का स्क्वायर जो है वो जीरो से बड़ा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है। तो मतलब अगर इस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को हम फॉलो करें तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला हमारे सेट में, हमारे कलेक्शन में, ये खाली रह गया हमारा सेट। हम इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी गलत है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो हम अपने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को तो ये नहीं बोल सकते ना कि गलत है, बस हमें ऐसा नंबर से नहीं मिला जो इसको हमें सेटिस्फाई करते। तो हमें एक ऐसा भी कलेक्शन मिल गया जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? नेचुरल नंबर ऑफ मल्टीपल टू के मल्टीपल्स का कलेक्शन बनाना है। तो हमें पता है 2 4 6 8 ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा ये सेम पैटर्न में। तो हम अगर कोई कलेक्शन अगर वो किसी सेम पैटर्न में वो इनफाइनाइटली जा रहा है तो उसको हम ट्रिपल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें यहाँ पे 4 कलेक्शन मिले, हम कलेक्शन बनाना भी देखें। हमें 4 सेट मिले हैं। पहला सेट है, इस सेट को क्या बोलेंगे? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इस सेट को क्या बोलेंगे? इस सेट को हम लोग बोलते हैं जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। मतलब हमें ऐसा भी सेट मिल जाएगा जिसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। हमें ऐसा भी सेट मिलेगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पहले कार्डिनलिटी ऑफ सेट होता क्या है, क्या पढ़ते हैं? कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई सेट ए है, इफ ए इज अ सेट, अगर हमारे पास कोई सेट ए है तो इस ए की कार्डिनलिटी क्या होगी? देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ ए। मतलब किसी भी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वही उसकी कार्डिनलिटी होती है। मतलब कार्डिनलिटी क्या करती है? सेट के साइज को मेजर करती है। मतलब सेट कितना बड़ा है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वही हमारी कार्डिनलिटी होती है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसका नोटेशन क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय, जो सेट की कार्डिनलिटी हमें निकालनी है उसको हम मॉड के अंदर लिख देंगे, वही हमारा, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्डिनलिटी ऑफ ए, या ऐसे भी कहीं कहीं लिखा जाता है कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब ये जो हमारे 4 एग्जांपल्स हमने लिए हैं इसमें देखते हैं सारे सेट की कार्डिनलिटी क्या है अलग अलग। तो पहले सेट की हम देख रहे हैं, पहले सेट में कार्डिनलिटी क्या है? हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई? 8। दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? 1। तीसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? उसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं, मतलब एलिमेंट ही नहीं है, तो एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? 0 होती है। मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं, उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। चौथे सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी ये हम अभी नहीं देखेंगे। तो हमें यहाँ पे जो हमारे पास सेट एग्जांपल्स लिए हैं
इन एग्जाम्पल्स के बेस पे हम कुछ डेफिनेशंस लिखना चाहते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ सेट देखना चाहते हैं। फाइनाइट सेट क्या होता है? अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी जो है 0 है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इफ cardinality of any set is 0 or non-negative integer, then the set is called finite set. अगर किसी भी सेट की कार्डिनलिटी जो है 0 है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सिंगलटन सेट क्या होता है। A set having cardinality one is called singleton set. इसमें हम देख लेते हैं चारों एग्जाम्पल में इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 8 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसकी कार्डिनलिटी क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो फाइनाइट सेट भी हो जाएगा, और इसकी कार्डिनलिटी 1 है तो ये सिंगलटन सेट भी हो जाएगा। ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी 0 है वो एम्प्टी सेट बोला जाएगा। और हम दो इम्पॉर्टेंट रिमार्क देख लेते हैं अपने सेट के लिए। रिमार्क 1 क्या होगा? इन अ सेट ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब अगर हमारा कोई सेट ए है उसको 1 2 3 करके लिखें या 2 1 3 करके लिखें, 3 1 2 करके लिखें, ये सारे एक ही सेट हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट में ऑब्जेक्ट कैसे अरेंज हैं, किस ऑर्डर में अरेंज हैं, ये मैटर नहीं करता। ये इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। दूसरा रिमार्क देखते हैं हम। हमारे किसी भी सेट में रिपीटिशन, ऑब्जेक्ट का रिपीटिशन, ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। नॉट सेट। मतलब अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 2 3 3 5 9 7 7, तो ये इसमें जो ऑब्जेक्ट जो एलिमेंट जो है रिपीट हो रहे हैं ये अलाउ नहीं है हमारे इस सेट के लिए। तो हम जहाँ पे ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे। ये सेट यही सेट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सेट के लिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो हम जो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं या जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार यूज करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट रिमार्क है। अब हम दो सेट और देख लेते हैं। इक्वल सेट क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो सेट हैं, सपोज करो एक सेट है 1 2 3, एक सेट बी ले लेते हैं 2 3 1। दो सेट तभी इक्वल होंगे जब उनके सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे।
दो सेट इक्वल होने का मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट आर सेम। दोनों सेट के अगर एलिमेंट सेम हैं तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अगर हमारे पास दो सेट हैं 1 2 3, एक सेट है 5 6 7, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 3 होगी। इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? 3 होगी। इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, अगर दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है तो क्या बोलेंगे? ये दोनों सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा? सेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखा, नोटेशन देखा, और कुछ बेसिक टाइप के सेट के बारे में देखा, और कार्डिनलिटी ऑफ सेट देखा हमने। हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे सेट का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में हम एक टॉपिक आता है यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, या इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। ये देखेंगे। सबसेट को देखेंगे क्या होता है, प्रॉपर सबसेट को देखेंगे क्या होता है। ये सारे टॉपिक हमारे रहेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर लिखें। इस लेक्चर के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।